तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ नोट करना है, जैसे हम लोग अभी एक जो मैंने आपको परसों क्लास दी थी उसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग फिलहाल अब आरओ की क्लासेस देखेंगे, बट थोड़ा सा मैंने उसमें चिंतन मनन करने के बाद ये महसूस किया, जब तक आपका विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो जाता है, यानी जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ऑफिशियली, तब तक हम लोग क्या करते हैं, डीप क्लासेस को ही कंटिन्यू करते हैं। उससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका सेशन बहुत अच्छे से निकलेगा, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना आरओ का एग्जाम, प्रीलिम्स निकालना ही सब कुछ नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ठीक है। हमें इसको ऐसे लेके चलना है, ऐसी डीलिंग हमारी इस पेपर के साथ होनी है कि हमारा मेंस निकलने के साथ साथ अंतिम रूप से चयन हो। तो डीप क्लासेस का फायदा आपको मेंस में भी होगा, प्रीलिम्स में भी होगा। और स्पेशली फिलहाल मैं आपके इकोनॉमी वाले सेशन को कंप्लीट करता हूँ। इकोनॉमी और पॉलिटी भी अगर हमारे एंड हो जाएंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी करने में हमें समय नहीं लगेगा। उसके साथ हम मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन भी कर लेंगे, करंट अफेयर को हम कवर कर लेंगे। उत्तराखंड मैंने आपको पूरा पढ़ा है, उत्तराखंड में यहाँ पे अब पढ़ाऊंगा नहीं, फिलहाल के लिए स्टॉप रहेगा उत्तराखंड वाला सेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डीप क्लासेस देखेंगे, ठीक। तो आज जो लास्ट टॉपिक में विदेशी सेक्टर वाला बता रहा था आपको, जो विदेशी क्षेत्र था उसमें डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण समझौते, हेडिंग लिखो, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण समझौते, ठीक है, महत्वपूर्ण समझौते, एग्रीमेंट जो हुए थे डब्ल्यूटीओ के अंदर। अब देखो बच्चों, ये बेसिकली क्या है, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार के सरलीकरण, व्यापार को उदारीकृत करने पे बल देता है। यानी जो सदस्य राष्ट्र हैं उसके बीच व्यापार का जो उदारीकरण हो, सरल हो, सरलीकरण हो, इजीली ट्रेड हो सके, इस टाइप की चीजें करता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहे हैं कि ये विकसित देशों के पक्ष में निर्णय लेता है, या इसकी जो नीतियां बनती हैं, जो पॉलिसी लेवल है वो विकसित देशों के। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, कोई भी राष्ट्र हो, कैसा भी राष्ट्र हो, स्पेशली हमारे जो विकासशील देश हैं जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया, ये जो जितने भी विकासशील हैं, ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं ये क्या चाहती हैं कि हम अपने देश के जो उत्पादक हैं उनको संरक्षण प्रदान करें। उत्पादक को संरक्षण का मतलब हुआ जैसे हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, वो ये चाहेंगे कि अगर किसी केस में किसान जो हमारा है उत्पादन नहीं कर पा रहा है, उसको समस्याएं आई हैं, तो हम उसके उत्पादन में सहयोग करें, उसको सब्सिडी दें, चाहे हम उसको पैसे के रूप में दें उसके डायरेक्ट खाते में, चाहे हम उसको खाद दें, उर्वरक दें, या औजार दें खेतों को जोतने के लिए, कुछ भी दो, ठीक है। तो सिंचाई या किसी भी माध्यम से अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की सब्सिडी है, तो उससे आपका फार्मर क्या होगा, पनपेगा, उठेगा, ठीक है। तो उठेगा, तो वैश्विक स्तर पर जो अदर राष्ट्र हैं वो ये नहीं चाहते हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं वो क्या कहते हैं, मार्केट खुला है, व्यापार ओपन है, ना आप अपने देश के किसानों को या उत्पादकों को सहयोग करो, ना ही हम अपने देश के लोगों को करेंगे। इनके बीच ओपन कंपटीशन होना चाहिए। हम अपना प्रोडक्ट आपके देश में भेजेंगे, आप उस पर किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे, और आप हमारे देश में बेचेंगे, हम आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। लेकिन आप सोचिए, वो ऑलरेडी विकसित हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, उनके किसान ऑलरेडी इतने संपन्न, उनको जरूरत ही नहीं है सरकार से सहयोग की। अब सरकार से सहयोग की जरूरत नहीं है तो वो अपना सामान हमारे देश में भेजें या विकासशील देशों के मार्केट में भेजें, तो उनको तो मुनाफा होगा क्योंकि उनका सामान बिकेगा। लेकिन हमारे देश में अगर उनका सामान इतना ज़्यादा आ गया, हमारे देश के लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाई, या उनका सामान हमारे देश के लोगों ने खरीद लिया सस्ते में, तो हमारा जो अपने देश के किसान हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है, उस उत्पादन की जो कॉस्ट है या जो भी चीज उस पर लगा है वो भी उनको नहीं मिल पाएगा हमारे किसानों को, क्योंकि हमारी चीजें महंगी होगी। इसलिए सरकार क्या करती है, उनको सहयोग करती है, ठीक है। उसी के तहत हम लोग कुछ एग्रीमेंट देखेंगे डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, जो एग्रीमेंट हमारे किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस, तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है, पहला जो एग्रीमेंट है, फर्स्ट एग्रीमेंट को लिखोगे, हेडिंग सही लिखना है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपने इस तरीके से लिखो, मैं बता रहा हूं, डब्ल्यूटीओ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण समझौते। पहला लिखो आप एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कृषि क्षेत्र में सहयोग, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, समझ जाओगे ना, AOA ब्रैकेट में लिखो, कृषि क्षेत्र में एग्रीमेंट, या कृषि क्षेत्र में जो भी हमारा क्या होता समझौता हुआ, ठीक। ये बच्चों जो था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये 1994 में हुआ था, और उसमें क्या कहा गया था, जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य राष्ट्र हैं उनको कृषि व्यापार के उदारीकरण, यानी आप कृषि व्यापार में ज्यादा नियम कानून मत लगाओ, चीजों को ईजी करो, आपके देश का कृषि व्यापार हो या हमारे देश का सदस्य राष्ट्र के बीच कृषि से संबंधित वस्तुओं का व्यापार इजीली हो, बहुत ज्यादा उसमें नियम कानून मत लगाइए। और सदस्य राष्ट्रों में कृषि को दी जाने वाली जो सब्सिडियां हैं वो कुल सब्सिडियां जो होनी चाहिए उसको नियंत्रित करना, यानी कहीं ना कहीं विकासशील देशों पे एक प्रकार का क्या था, रिस्ट्रिक्शंस लगाना था कृषि उत्पादों में। क्या ये क्या देते हैं, इसको लिखो 1994 में, ठीक है, 1994 में संपन्न हुआ, लिखो कृषि व्यापार के उदारीकरण पे बल देता है
कृषि व्यापार के उदारीकरण पे बल, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ठीक है। यानी उदारीकरण का मतलब होता है कि इसको आप इजीली करो, ठीक है। बाकी तीसरा आप लोग लिखोगे, इसमें थर्ड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सदस्य राष्ट्रों में कृषि को दी जाने वाली कुल सब्सिडियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। कृषि सब्सिडियों को नियंत्रित करने पे बात करता है, देखो कृषि सब्सिडी, सब्सिडियों के नियंत्रण की बात करता है, के नियंत्रण की बात करता है, ठीक है। अब आप देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आप ये सीधे सीधे आपका अगर क्वेश्चन आता है, आप ये देखना कि एग्रीकल्चर ऑन मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर नामक समझौता किस संस्था से संबंधित है, डब्ल्यूटीओ, या दूसरा कौन सा डब्ल्यूटीओ का समझौता कृषि सब्सिडियों के नियंत्रण की बात करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ये क्या कहता था, कृषि सब्सिडियों के नियंत्रण की बात, ये कहता था जो विकसित राष्ट्र हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो अपना 5% ही सब्सिडी देंगी, किसका, एग्रीकल्चरल जीडीपी। यानी हर देश की एक जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। अब उसके भी अलग अलग सेक्टर होते हैं, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में जितना आपकी जीडीपी है, 100 रुपए की है, 200 रुपए है, 300 रुपए, उसका मात्रा 5% अपने किसानों को सब्सिडी दो, ज्यादा मत दो, विकसित देशों से कहता था। जबकि इसने क्या कहा, विकासशील राष्ट्र 10% तक दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, कृषि सब्सिडियों की नियंत्रण की बात कही, और कैसे कही, ऐसे देखो, यहां पे लिखो विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, और यहां लिखो विकासशील, ठीक है। यानी विकासशील कितने में देंगे, विकसित कितने में देंगे, हमने ये चेक करना है। तो ये विकसित देशों से कहता था कि आप जो अपना विकासशील, ठीक है, आप जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सब्सिडी देंगे वो कितना देंगे, कृषि जीडीपी का 5%, कृषि जीडीपी का 5% तक आप क्या दे सकते हो इसमें सब्सिडी। लेकिन विकासशील से कहा आप कृषि जीडीपी का 10% तक दे सकते हो, का 10%, ठीक है ये। और इसमें बेस ईयर लिया। अब आप कहोगे सर कृषि जीडीपी कौन से ईयर का लेंगे, फिर आप तो 2023 चल रहा है, कौन से ईयर का हम देखेंगे कृषि जीडीपी, 1986 से 88 के टाइम पे, उस टाइम 2 साल का संभवतः होता था। तो 1986 में जो कृषि जीडीपी थी उस दौर में, अब ये नहीं, अब इनको पता है कि यार अब तो हर राष्ट्र लगभग बहुत आगे चला गया ना, जीडीपी बहुत हाई होगी हर किसी देश की। आज के अगर हम फॉर्मूले से आज की जीडीपी के अकॉर्डिंग लेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे किसानों को सहयोग करने के नाम पे। लेकिन इसने क्या किया, पुराना फॉर्मूला अपना, इनको पता था कि उस टाइम ज्यादा देश डेवलप थे नहीं, लिमिटेड मात्रा में जीडीपी थी, तो इसका विवाद चलता है, ठीक है। इसमें लिखो बेस ईयर, बेस ईयर 1986 से 88, ठीक है। यानी बेस ईयर दोनों जगह कहां कौन सा था, बेस ईयर 1986 से 88। मतलब इसने सीधा सीधा कहा आप कृषि क्षेत्र में पहले तो सब्सिडियों को कम करो। उनने कहा, राष्ट्रों ने कहा नहीं कर पाएंगे भाई, हमारे देश का किसान इतना संपन्न नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, हमें उनको उठाना पड़ता है, उनको अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो सरकार ही तो आएगी। तो इसने कहा चलो ठीक है, फिर आप किसानों पे सब्सिडी जो दोगे, विकसित देश होंगे जीडीपी का 10% देंगे, विकासशील 5% देंगे। अब उन्होंने कहा ना विकासशील 10%, विकसित 5%। अब उन्होंने कहा यार कह तो ठीक रहा, लेकिन दिमाग में क्लिक कर गया, बेस ईयर इसने क्या कर दिया, पुराने ले लिया। अब उस टाइम पे कहां इतना पैसा था, तो इसको पता था कि आज के दौर में उतना छोटा अमाउंट ही तो दे देगा, तो दे देगा। हालांकि ये सीधे सीधे कृषि सब्सिडियों के नियंत्रण की बात करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कई बारी मतलब अपने आप में ये विवाद रहा इनका कि जो विकासशील देश है वो कहते थे कि कृषि सब्सिडियों को जो है हमें बढ़ाने दो, हमें मुनाफा, हमारे किसानों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज, ठीक है। अर्थात बेस ईयर बदलने की वो बात करते थे। कहने का मतलब है सीधे सीधे जो विकासशील देश हैं उन्होंने बेस ईयर को बदलने की मांग की, ठीक है। नोट करके लिखो, बेस ईयर को विकासशील देशों द्वारा बेस ईयर को बदलने की मांग की गई है, ठीक है। वो करते रहते हैं कि चेंज करो इस बेस ईयर को, बहुत कम पैसा है। ये पहला चीज है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, इसने क्या कहा, कृषि वस्तुओं के आयातों पर लगाए जाने वाले प्रशुल्कों को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये जो अगला पॉइंट लिखा ना आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ पॉइंट लिखो, कृषि वस्तुओं के आयात पर, वस्तु के आयात पर प्रशुल्क को नियंत्रित करता है। प्रशुल्क मतलब टैरिफ, एक प्रकार का टैक्स, ठीक है। मैंने बताया है कि प्रशुल्क क्या होता है। ये क्या कहता है कि आप कृषि वस्तुओं का जो आयात होता है उस पर जो फालतू के टैक्स लगाते हो उसको कमजोर, क्योंकि अगर कोई देश अपने देश में दूसरे देश का कृषि से संबंधित प्रोडक्ट आ रहा है उसमें प्रशुल्क लगा देगा, टैक्स लगा देगा, महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो विकसित देश नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, डब्ल्यूटीओ ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है बच्चों, निर्यात सब्सिडी को नियंत्रित कर दिया जाए, ठीक है। हमारे देश में, किसी भी विकासशील देश में निर्यात सब्सिडी भी दी जाती है कि अगर आप चीजों को बाहर दूसरे देशों में भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको सब्सिडी
नहीं देंगे। तो निर्यात सब्सिडी को नियंत्रित करने की बात करता है, ठीक है, नियंत्रित की बात। तो ये क्वेश्चन ना अगर जो आएगा ये कॉन्सेप्ट बेस आएगा, तो ध्यान रखना डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर ऑन मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हमेशा से विवादास्पद रहा है, ठीक है। विवादास्पद क्यों रहा है आप लोग ये सब देख ही रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा था, जो न्यू प्लांट वेराइटीज हैं, यानी जो नए नए जो प्लांट होते हैं उनके जो वेराइटीज होते हैं उनके संबंध में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं यानी बौद्धिक संपदा अधिकार है उसको सुरक्षित करने की बात करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो, न्यू प्लांट वेराइटीज के संबंध में, अभी बताता हूं क्या होते हैं। न्यू प्लांट वेराइटीज के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की बात लिखो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संरक्षण की बात करता है की बात, ठीक है। ये इसी के अंदर आएगा, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये पहला है, इसी के अंदर ये सब चीजें आती है। अभी क्या होता है, जैसे नए नए पेड़ पौधे किसी ने खोजे, किसी ने जनरेट किया, किसी के दिमाग की उपज थी, वही तो हुआ ना। तो अब किसी के दिमाग की उपज है तो लोग चोरे ना उस चीज को, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं। मतलब इसका सीधा सीधा किसी के दिमाग की जननी है तो उसी इंसान को उसका फायदा होना चाहिए, दूसरा उसका मिसयूज ना करे। बाई चांस मैंने कोई चीज जनरेट की और उससे पूरे विश्व को फायदा होगा या मुझे भी फायदा होगा, जो भी होगा, तो कानून ऐसे बने हुए हैं कि मेरे बौद्धिक उपज को संरक्षण दिया जाए। पता लगा मैं मेहनत करूं, मैं नई नई चीज को इनोवेट करूं, इनोवेशन करूं, दूसरा उसका फायदा ले जाए, तो इस चीज को रोकने के लिए ये भी कहता है कृषि क्षेत्र में जो भी न्यू प्लांट वेराइटीज आती है उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कहता है, जो कृषि से संबंधित निर्यात होते हैं तो स्वच्छता संबंधी मानकों को स्थापित किया जाए, ठीक है। कृषि निर्यात पर स्वच्छता संबंधी मानक स्थापित हो, कृषि निर्यात पर स्वच्छता मानक स्थापित हो की बात करता है। तो सीधा सीधा अब देखो, आप कहोगे सर इतना चौड़ा लंबा चौड़ा आपने लिखा दिया, हम इसमें क्या याद करें, कुछ नहीं करना है। अगर पूछता है एओए एग्रीकल्चर मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित है, तो किससे क्या हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछता है एओए के अंदर किन किन चीजों को निम्नलिखित में से मुख्य बात दिया जाता है, सब्सिडियों के नियंत्रण की बात, निर्यात सब्सिडी, उसमें जितने भी आएंगे, ठीक है, कृषि उत्पादों के जो स्वच्छता से संबंधित मानकों की बात, कि न्यू प्लांट वेराइटीज के अपने आप में किसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात, ये सारी चीजें उसके अंदर कहा जाता है। बाकी जो प्रशुल्क हैं उनको अपने आप में क्या करता है, नियंत्रित करने की बात करता है बच्चों, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों ट्रिम्स। ट्रिम्स मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड मतलब अपने आप में इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों ट्रिम्स, एओए समझ गए ना पहला एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट लिखो ट्रिम्स। ये भी कब हुआ था, 1994, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ट्रिम्स नामक समझौता किस अंतरराष्ट्रीय देखो ये जितना पढ़ा रहा हूं इतना नहीं आता बच्चों पेपर में, आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप इतना पढ़ गए ना तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर, ठीक है। सेकंड लिखो ट्रिम्स, क्या लिखोगे, ट्रिम्स से लिखोगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लो आप लोग, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स मेजर, ठीक है। यानी ट्रेड व्यापार संबंधी जो निवेश है उसके जो मानक होते हैं, ठीक है, व्यापार संबंधी निवेशों के मानक या ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स लिखो आप, ठीक है। ये भी अपने आप में 1994 में हुआ था। और ये क्या कहता है ट्रिम्स, जो विदेशी निवेश है, कोई विदेशी किसी देश में अगर निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको राष्ट्रीय दर्जा देने की बात करता है, यानी उसमें राष्ट्रीय दर्जा देने और जो मात्रात्मक प्रतिबंध है उसको समाप्त करने की बात करता है, ठीक है। तो ट्रिम्स नामक समझौता डब्ल्यूटीओ से संबंधित है जो 1994 में हुआ था। और ये क्या कहता है, जो विदेशी निवेश है, ऐसे लिखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात, राष्ट्रीय दर्जा, ठीक है। विदेशी निवेश को कहता है कि राष्ट्रीय दर्जा दे दीजिए आप। इसके अलावा जो विदेशी निवेश को राष्ट्रीय दर्जा के अलावा जो दूसरी बात ये करता है, ये कहता है कि जो मात्रात्मक प्रतिबंध है, यानी विदेशी निवेश का मात्रात्मक प्रतिबंध को समाप्त करने की बात, यानी कि आप कितना निवेश करोगे को समाप्त करने की बात। ये कहता है कि आप कितना निवेश करोगे इसकी लिमिट मत रखो, आप जो क्वांटिटिव जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्यूआर जिसको बोलते हैं, उसको खत्म कर दीजिए आप ये नहीं कि आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कहता है ट्रिम्स, ये नाम से लग रहा है देखो, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स मेजर, यानी व्यापार से संबंधित जो निवेश से संबंधित मेजर्स होते हैं। 1994 में हुआ था, विदेशी निवेश को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात करता है और जो मात्रात्मक कितनी मात्रा में निवेश कर सकते हो उसको प्रतिबंध जो है उसको समाप्त करने की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कहता
कहता है बच्चों, विदेशी निवेशों को कुछ मतलब अपने आप में दबावों को वर्जित करता है। मतलब विदेशी निवेशकों पे कोई भी राष्ट्र, ये नहीं कि आप स्थायी कच्चे माल, जैसे होता है ना, जैसे हमने अपने देश में विदेशी निवेशक बुलाए, अब भारत सरकार बुला रही है तो भारत सरकार उन पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। वो क्या कहेगी, अगर आप चलो हमारे देश में कोई निवेश करना चाहते हो, पैसा लगाना चाहते हो, तो कच्चा माल हमारे देश का होना चाहिए, श्रम हमारे देश का होना चाहिए, यानी लेबर, रोजगार हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो विदेशी व्यापार को लेकर विभिन्न प्रकार की जो शर्तें हैं वो अपने अकॉर्डिंग बना देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिम्स क्या करता है, इन चीजों को वर्जित करने का बात करता है। तो कहने का मतलब है WTO का कौन सा समझौता विदेशी निवेश को संरक्षण देने या विदेशी निवेश के संबंध में प्रतिबंधों को वर्जित करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिम्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लिखो, नोट करके लिखो, इसके अलावा ट्रिम्स के अंतर्गत विदेशी निवेश के संबंध में कच्चे माल के प्रयोग, यानी ये कहेंगे कि वही देश प्रयोग, उसी देश का प्रयोग हुआ, श्रम प्रयोग, यानी उस कौन सा लेबर उसमें काम करेगा आदि के संबंध में भी दबाव, संबंधित राष्ट्र में दबाव बनाया जाता है, के संबंध में भी दबाव बनाया जाता है, ठीक है। यानी जैसे अगर कोई देश, जैसे अमेरिका है, वो भारत में निवेश करना चाहता है, तो भारत सरकार कहेगी ना कि भाई हमारे देश का लेबर काम करेगा, तुम्हारे अगर कोई फैक्ट्री भी लगा रहे हो, हमारे देश का कच्चा माल, तो WTO कहता है ना 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 ऐसा मत करो, हम तुम्हें प्रतिबंध लगाते हैं, इस टाइप के काम मत करो। तो ये सब चीजें हमने देखनी है, ट्रिम्स के अंदर आती है, ठीक है। आपको जितना पेपर में आएगा वो मैंने बता दिया। तीसरा लिखो बच्चों, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, ये भी 1994 में हुआ था, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, यानी कपड़ा और जो टेक्सटाइल होते हैं उसके संबंध में एग्रीमेंट। तो थर्ड लिखो, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, ATC समझ जाओगे ना। ये भी कब हुआ था, 1994 में, यानी इसका सीधा सीधा पूछेगा ATC, यानी एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग किस अंतरराष्ट्रीय से संबंधित समझौता है, तो आपका WTO हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी बच्चों क्या किया गया, जो मल्टी फाइबर्स एग्रीमेंट के अंतर्गत जो विकसित राष्ट्र हैं उनके द्वारा भारत जैसे राष्ट्रों में जो कपड़े का निर्यात होता है उस पर जो कोटा होता है वो 10 वर्षों में समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। यानी इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया था, जैसे जो विकास, मतलब अपने आप में जो विकसित राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे, भारत जैसे राष्ट्रों में अगर उनको कपड़ा निर्यात करना है, जो विकासशील राष्ट्रों में कपड़ा निर्यात करना है 10 साल के अंदर, यानी 2004, क्योंकि ये 1994 में हुआ था। इसमें क्या कहा था, इसमें नीचे लिखो, विकासशील राष्ट्रों द्वारा भारत जैसे राष्ट्रों में, विकासशील राष्ट्रों द्वारा भारत जैसे राष्ट्रों में कपड़ा निर्यात पर प्रतिबंध जो था, यानी कपड़ा निर्यात पर लगाए गए कोटे से संबंधित प्रतिबंध को 10 वर्ष के अंदर समाप्त करने की बात कही गई थी। यानी क्या कहा था, जैसे देखो मतलब इसमें लिखो, विकसित राष्ट्रों द्वारा भारत जैसे राष्ट्रों में, क्योंकि जब हुआ होगा ये संबंध मतलब भारत जैसे राष्ट्रों में कपड़ा निर्यात पर कोटा, कितना कपड़ा आप निर्यात करोगे, कोटा को 10 वर्ष में, को 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष मतलब 2004, क्योंकि 1994 में एग्रीमेंट हुआ है, ब्रैकेट में लिखो 2004 तक समाप्त करने की बात, तक समाप्त, यानी सीधे सीधे, क्योंकि एग्रीमेंट सब 1994 में हुए हैं, ये भी 1994 में हुआ, ये भी 1994 में हुआ, ये कपड़े और टेक्सटाइल से संबंधित था। इसमें ये कहा गया था, जैसे भारत ने कहा ना भाई हम अपने देश में अगर कपड़ा, हमारे देश का कपड़ा जो अगर उद्योग है वो पनप रहा है, तो तुम अपने विदेशी कपड़े क्यों भेज रहे हो यहाँ पे इतनी ज्यादा मात्रा में, तो भारत ने मना कर दिया था। फिर भारत ने कहा, भारत जैसे राष्ट्रों से कहा विकासशील के, एक ठीक है, एक काम करो, फिर आप 10 साल तक कोटा बना लो, मतलब आप कितना मात्रा में अपना कपड़ा मंगाओगे विदेशों से, उसके बाद 10 साल बाद आप समाप्त कर दोगे। ये एग्रीमेंट इसके अंदर हुआ था, ATC बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, फोर्थ लिखो, ट्रिप्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स में आपको अलग सा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसके अंदर, आपकी इकोनॉमी, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो WTO के अंदर खाली एक समझौते के अंदर पढ़ा रहा हूं, अगर कभी पूछता ही पूछेगा, ठीक है। ट्रिप्स किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है इसको, लिखना ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी व्यापार बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी व्यापार से संबंधित, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी व्यापार से संबंधित पहलुओं पर, व्यापार से संबंधित चीजों पर, या जो भी लिखते हो इंग्लिश में देख लेना, एक बार इसका ना हिंदी में फुल फॉर्म देख लेना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
ट्रिप्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसको हिंदी में नाम लिखना है। ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों। यही एग्रीमेंट आपका पेपर में आएगा। ये 1994 में संभव मतलब क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, और इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि WTO का ट्रिप्स समझौता कब हुआ था, 1994 में हुआ था। ट्रिप्स में आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा कहां, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा बौद्धिक संपदा अधिकार। एक टॉपिक लगता है आपका, यूपीपीएससी पूछता है उससे, बौद्धिक संपदा अधिकार। यदि इसको बौद्धिक संपदा अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट का मतलब आपकी बौद्धिक संपदा है, आपके दिमाग ने, आपकी बुद्धि ने किसी चीज को जनरेट किया है, किसी चीज को डेवलप किया है, तो उसमें आपका राइट है, आपका अधिकार है, आपका इंटेलेक्चुअल राइट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपकी संपत्ति है वो। सरकारों को उसको संरक्षण देना होगा, उसका कोई मिसयूज ना करे, तो उसको कानूनी रूप से आप उसको क्या करोगे, संरक्षित करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके से काम करोगे। तो ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि 1994 में संपन्न हुआ था। अब इसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, जो सदस्य राष्ट्र होते हैं वो नवाचारों से जुड़े हुए जो वाणिज्यिक अधिकार होते हैं, यानी इनोवेशन, नवाचार कर दिया, कोई नई चीज जनरेट कर दी, उससे संबंधित वाणिज्यिक अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। इन अधिकारों को संक्षिप्त रूप में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें लिखो सदस्य राष्ट्र नवाचार से संबंधित, नवाचार मतलब इनोवेशन, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिख देना, इसको पेपर में आएगा। नवाचार से संबंधित वाणिज्यिक अधिकारों को, कॉमर्शियल जो राइट है, ठीक है, वाणिज्यिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रावधान, वाणिज्यिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रावधान। अब मैं आपको बताता हूं क्या चीज है, ठीक है। आपने देखो वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी चीज बनती हैं उस टाइप की चीज वो एक ही बनती है। बाई चांस कोई कार निर्माता कंपनी है, अगर उसने डिजाइन बना दिया और एक यूनिक डिजाइन बना दिया, उसको दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। या किसी ने कोई दवा बना दी, कोई मेडिसिन बना दी किसी रोग की, वो अपना उस पर प्रॉपर्टी राइट ले लेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसी तरीके से मैं अगर कोई मतलब कहीं किसी, आपके उत्तराखंड देखो ना, उत्तराखंड में देखो कभी बीच में आया था मुनस्यारी की राजमा को उसका दर्जा मिला, GI संकेतक, वो सब इसी के अंदर आते हैं। नागपुर के संतरे को GI संकेतक मिला, इसी के अंदर आते हैं। देखो जो अपने आप में ट्रिप्स है, इनको जो प्रावधान, इनको क्या कहते हैं, लिखो, इन्हें संयुक्त रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। इन्हें संयुक्त रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोले जाते हैं। ये टॉपिक आपका अलग से मैं पढ़ाऊंगा, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं इसको, ये आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अब देखो ट्रिप्स किससे संबंधित है, WTO से संबंधित। कब हुआ था, 1994 में। अब इस ट्रिप्स के अंदर आपका क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसमें लिखो आप लोग, IPRs को सुरक्षित करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो दिखाता हूं मैं, ठीक है। लिखो इस 1994 में हुआ था। अब देखो IPR को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सुरक्षित करने के लिए विधियां, इसी में लिखना है, ठीक है, को सुरक्षित करने हेतु विधियां, यानी कौन कौन सी मेथड्स आपकी ऐसी हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सुरक्षित करते हैं। पहला लिखो ट्रेडमार्क, ए लिखो आप लोग, ट्रेडमार्क का मतलब व्यापारिक चिन्ह। कोई कंपनी है, उसने कोई चीज बनाया, अपना चिन्ह डेवलप कर दिया। जैसे आप ही देखो ना, जैसे महिंद्रा का चिन्ह है, एप्पल फोन का चिन्ह है, वो है ना साइन, ट्रेड चिन्ह, व्यापारिक पहचान, दूसरा यूज करके दिखा दे, कॉपी नहीं कर सकता, भले ही थोड़ा सा उसको चेंज कर ले वो अलग बात है, लेकिन अगर उसने चोर दिया तो फिर उसको बहुत बड़ा भुगतान मतलब करना ही करना है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क एक इसके अंदर आ गया। दूसरा आता है जो ट्रेड सीक्रेट लिखो इसमें, ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना, ट्रेड सीक्रेट लिख लो, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट के अंदर व्यापारिक रहस्य बोलते हैं इसको, ठीक है, व्यापार रहस्य। ट्रेड सीक्रेट का मतलब, जैसे देखो चाय कौन नहीं बनाता है, आप मुझे बताओ, कौन चाय नहीं बनाता है, सभी तो बनाते हैं ना। आपने कहीं कहीं ऐसा देखा किसी किसी की चाय इतनी फेमस हो जाती है, लोग वहीं पे जाके पीना पसंद करते हैं। अब चाय तो हमारे घर में भी बनती है, दूसरों के घर में भी बनती है, होटल में बनती है, रेस्टोरेंट में बनती है। कुछ जगह अभी आपकी, भले ही आपके शहर में ऐसा बहुत फेमस ना हो, लेकिन आप अगर इंडिया घूमेंगे या कहीं घूमेंगे, कुछ ऐसी जगह हैं जहां आपको पता ही नहीं चल पाएगा। या ये तो सिर्फ एक चाय की बात कर रहा हूँ,
ऐसी ही किसी कोई कंपनी व्यापार कर रही है, ठीक है, सेम सेम दूसरी कंपनी भी व्यापार कर रही है, एक का बहुत अच्छा चल जाता है सेम चीज का व्यापार, दूसरे का नहीं चल पाता, तो उसका जो सीक्रेट है वो दूसरे को पता नहीं चलता। वहां के एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उस कंपनी में वो भी नहीं बता सकते हैं दूसरे को, क्यों आखिर इसका इतना सक्सेस है और हमारा सक्सेस नहीं। उसने उसका क्या किया होगा, अपना रजिस्टर्ड किया होगा आईपीआर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ट्रेड सीक्रेट भी किसका हिस्सा है, आईपीआर का हिस्सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, यहां से पढ़ लो, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप में सर्च करना पड़ेगा, तब कोई पढ़ाएगा आपको यहाँ पे, स्पेशली हमारे स्टेट में, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर आएगा, अपने आप में ट्रेड सीक्रेट, ये अपने आप में आईपीआर, ठीक है। तीसरा जो आता है बच्चों वो आता है अपने आप में कॉपीराइट। कॉपीराइट से तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कॉपीराइट का तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगी। जैसे आपने कोई चीज बनाई, इसके आप कॉपीराइट करवा दो, तो जैसे ही दूसरा चोरेगा, अगर उसने कॉपीराइट करवाएगा तो आपको या तो बहुत बड़ी धनराशि देनी होगी, नहीं माने तो आपको जेल के चक्कर लगाने होंगे, ठीक है, फिर आपको वहीं बैठे रहना पड़ेगा। कि अगर मैं कोई चीज डेवलप करूं, अगर मैंने उसका कॉपीराइट करवा लिया, बस बशर्ते ये होना चाहिए कि वो मेरे इनोवेशन होना चाहिए, मैं पता लगा मैंने कहीं और से ले रखा है, मेरा अपना इनोवेशन होना चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए कि हाँ इसी बंदे ने जनरेट किया, इसी के माइंड की उपज है, तब उसका मैं कॉपीराइट करवा सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ होता है बच्चों वो होता है डिजाइन। डिजाइन का भी अपने आप में क्या होता है, एक कॉपीराइट होता है, ठीक है। जैसे फोन होते हैं, कोई फोन है, फोन वाले ने अपना डिजाइन बना दिया, तो डिजाइन बना दिया तो आप दूसरा वाला कैसे छोड़ देगा, बताओ, छोड़ ही नहीं सकता है। तो डिजाइन का भी उसने क्या कर दिया, अपने आप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उसको सम्मिलित कर दिया, ठीक है। तो अगला क्या हो गया, आपका डिजाइन हो गया। इसके बाद आता है बताओ इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बोलते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट, कोई चीज बन रही है, उसकी किस तरीके से उसने उस सर्किट को बना रखा है, कोई डिवाइस है ना जैसे, तो आईसी उसकी डिवाइस किस तरीके से किस सर्किट पे काम कर रही है, इस तरीके से। तो ABCDEF, एफ वाला लिखो इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत बोलते हैं, जीआई बोलते हैं, जो आपने इतना बीच में सुना है ना, जीआई टैग वगैरह, ABCDEFG, हाँ, जैसे ही आपने सुना है भौगोलिक संकेत लिखना है इसको हिंदी में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे आपने देखो पढ़ा होगा मुंशियारी की राजमा को जीआई टैग मिला, वो आईपीआर के अंदर सुरक्षित कर दिया सरकार ने, उसको रजिस्टर कर दिया। अब अगर मुंशियारी की राजमा को कोई दिल्ली में जाके वहां लोकल की राजमा लेके कहेगी मुंशियारी का राजमा है, किसी ने अगर उसमें क्लेम कर दिया तो वो अंदर जाएगा, उसको भुगतान करना पड़ेगा। यहां पे संतरा बेच रहे हो आप, नागपुर के संतरे के नाम से बेच के दिखा दो, अगर नागपुर का नहीं होगा तो आपको किसी ने क्लेम कर दिया, केस कर दिया, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा या भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की सबसे बड़ी खूबी होती है, एक तो वस्तु को पहचान मिलती है, दूसरा वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जब मुझे पता होगा कि यार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मैंने जीआई की लिस्ट देखी भारत में, मुझे लगा जैसे मैंने ये देखा कि मुंशियारी की राजमा भी जीआई में है, तो मैंने कहा यार क्या बात, राजमा भी जीआई में है, तो मैं खाना पसंद करूंगा ना, मैं चाहूंगा, तो व्यापारिक रूप से किसको फायदा होगा, कॉमर्शियली वहां के लोगों को जो उसका प्रोडक्शन करते हैं। अब मैं यहाँ पे देहरादून में रह के राजमा उगाऊं, बोल दूं कि मुंशियारी की राजमा ले लो 500 रुपए किलो, ऐसे नहीं चलेगा, फिर मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप ही नहीं हो इसमें, मैं भी हो जाऊंगा फिर अंदर। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये होता है। अंतिम जो आता है बच्चों वो आता है पेटेंट, ठीक है। पेटेंट करते हैं ना, कई वस्तुओं का पेटेंट वगैरह करते हैं, आपने सुना होगा, तो अगला लिखो पेटेंट, ठीक है। पेटेंट भी इसी के अंदर आता है, पेटेंट करवा ले, सुना होगा ना आपने, वो भी इसी के अंदर। अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर आपका एक अलग सा टॉपिक है, उसके अंदर मैं आपको ये टोटल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको ये देखना है ट्रिप्स के अंदर आईपीआर आता है और आईपीआर के अंदर ये। अब क्वेश्चन आएगा बौद्धिक संपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में किन किन को शामिल किया जाता है, तब आपके ये ऑप्शन आएंगे। बेहोश मत होना, क्योंकि ये WTO टॉपिक नाम दिख रहा है आपको, ये बहुत कीमती टॉपिक है, बहुत गहन टॉपिक है, इस चीज को आपने समझना है, तो ठीक है। तो आप देखो इससे एक आध फैक्ट लिखते हैं। भारत ने क्या किया बच्चों, जो ट्रिप्स है उसको संपूर्ण रूप से 1 जनवरी 2005 में लागू किया, ठीक है। इससे पहले भारत ने क्या किया था, सिर्फ 3 वस्तुओं में, जो 3 ही वस्तुएं थी, उसकी प्रक्रिया जो है पेटेंट किया था, यानी प्रोसेस पेटेंट किया था, प्रणाली विद्यमान थी, ठीक है। जैसे दवाएं भी मैं आपको बताता हूं, देखो भारत द्वारा संपूर्ण ट्रिप्स व्यवस्था को 1 जनवरी 2005 से लागू किया गया, ठीक है। लिखो भारत द्वारा संपूर्ण ट्रिप्स, TRIPS, ठीक है, TRIPS, संपूर्ण ट्रिप्स व्यवस्था 1 जनवरी 2005 से लागू की गई, ठीक है।
2005 से भारत ने 1 जनवरी 2005 से संपूर्ण ट्रिप्स व्यवस्था को क्या कर दिया, लागू कर दिया। अब इन क्वेश्चन को देखना, आप ही इन क्वेश्चन को बना पाओगे, दूसरा आदमी इतनी इजीली नहीं बना पाएगा। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम किसी चीज के ट्रिप्स के अंदर मतलब अपने आप में पेटेंट करते हैं या किसी चीज को रजिस्टर करवाते हैं अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा नवाचार था, तो इससे पहले भारत ने क्या किया था, सिर्फ प्रक्रिया पेटेंट प्रणाली विद्यमान थी। जैसे 3 वस्तुओं पे, ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, दवाइयां, कोई केमिकल रसायन और तीसरा खाद्य वस्तुएं। भारत ने क्या किया था इससे पहले, ये खाली एग्जांपल रफ में बता रहा हूं, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने लागू, इससे पहले यानी इससे पूर्व भारत ने क्या किया था, जब ये लागू किया था इससे पूर्व भारत ने क्या किया था, इन चीजों में, दवाइयों, रसायन और खाद्य वस्तुओं में, इनके संबंध में भारत ने क्या किया था, प्रक्रिया पेटेंट अपनाया था। प्रक्रिया पेटेंट यानी भारत ने इनको कहा कि हम दवाई कैसे बना रहे हैं, इसकी प्रोसेस कोई नहीं छोड़ सकता है। अब बताओ, बाय चांस आपने एक पैरासीटामोल बनाई, आपने प्रोसेस कहा कि पहले ये करेंगे, उसका ये करेंगे, ठीक है, आपने उसको रजिस्टर कर दिया, तो आपने जो प्रोसेस अपना रखी है वो दूसरा नहीं छोड़ सकता है। अरे भाई, प्रोसेस बदल के सेम प्रोडक्ट तो बना सकता है ना। पहले उसने दूसरा स्टेप पहले कर दिया, पहले को दूसरे में कर दिया, या तीसरा स्टेप दूसरे में डाल दिया, दूसरे को, कुछ भी कर सकता है। अब बताओ, प्रोसेस बदल सकते हैं ना, आप ही हैं। जैसे सपोज कोई टेस्ट पेपर बनना है, मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया, आपने पूरा उसको देखा, आपने कॉपी कर लिया, लेकिन आपने उसकी प्रोसेस बदल दी। आपने क्या प्रोसेस बदल दी, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, इधर का उधर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, तो आपने चेंज कर दिया ना, प्रक्रिया चेंज कर दी उसको बनाने की। मैंने टाइप करके बताया, आपने टंकड़ किसी और विधि से बना दिया। आप प्रक्रिया बदल देंगे तो आपका प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, वही लास्ट में फाइनल रिजल्ट आपने वही। तो भारत ने पहले यही किया था, भारत ने इन 3 वस्तुओं में क्या किया था, प्रक्रिया पेटेंट अपनाई थी। लेकिन 1 जनवरी 2005 के बाद भारत ने इसको पूरा ही चेंज कर दिया, बोला प्रक्रिया के साथ साथ हम वस्तु को भी नहीं बनाने देंगे। अगर हमने कोई चीज बना रखी है तो इसका हमें व्यापारिक फायदा होना चाहिए, तब जाके ये कंप्लीट होगा, ठीक है, प्रक्रिया पेटेंट। तो भारत में पेटेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद रहे बच्चों, वो सब चीजें हमने देखनी नहीं है। आज मैं आपको WTO के इतने ही समझौते बताऊंगा, इसके ऊपर के जो समझौते हैं वो आपके स्तर के नहीं है, ठीक है, वो बहुत हाई लेवल के हो जाएंगे, उतना हमने नहीं देखना है। आपको सिर्फ एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट और जो अपने आप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इन तीनों को देखना है। इनको एक बार रिवाइज कर लेना। कल से हम बैंकिंग वाला शायद संभवतः अगला टॉपिक देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।